हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ सिविल एनालिसिस में। आज है 19 मार्च 2025 और आज के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वो हम लोग यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी लेक्चर को, जिसमें कि आपको पता है ये सीवी स्कूप के नाम से हमारी एक मैगजीन आती है, जिसमें आपको सारी करंट अफेयर जो है ये इसमें मिल जाएगी। और इसको अगर आपको लेना है तो ये मैगजीन को अगर लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड जो है कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी। जैसे 19 मार्च है तो कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इंडिया का गुड्स जो है उसमें कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है 42 मंथ के बाद, यानी 42 मंथ्स के बाद। ठीक है, इनको समझेंगे। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इंपोर्ट इम्पैक्ट क्या होता है ट्रेड डेफिसिट में, इसके अलावा कैसे ट्रेड डेफिसिट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेड डिस्कशन जो यूएस के साथ हुआ है, किस चीज के ऊपर हुआ है उनके बारे में देखेंगे। वैक्सीनेशन अगेंस्ट फ्लू, यानी कि फ्लू में जो वैक्सीनेशन वगैरह लगाए जाते हैं उन चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन वर्कर की बैरियर्स के बारे में देखेंगे, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद H1B वीजा, ठीक है, ये H1B वीजा है, ध्यान रखना। तो H1B वीजा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एग्रीमेंट कॉर्पोरेशन देखेंगे, मैरीटाइम, लैंड और एयर डोमेन में। इसके बाद ये हमारी आर्टिकल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला आर्टिकल जैसे कि आपको पता है कि इंडियाज गुड्स ट्रेड। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है सामान। ठीक है, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। सामान की जो ट्रेड हो रही है, सामान की जो यहाँ पे गुड्स की जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितना दिखा रही है, 42 मंथ के बाद यहाँ पे यहाँ कम आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, 42 मंथ के बाद यहाँ पे कम होती हुई जो है नजर आ रही है। ठीक है, अगर बात की जाए इंडिया की गुड्स की तो उसमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है उसको जरा हम लोग यहाँ पे समझ। देखिए, ट्रेड डेफिसिट की अगर मैं बात करूं, कंट्री की इंपोर्ट, कंट्री की अगर इंपोर्ट की बात करें तो कंट्री जितना भी इंपोर्ट करता है, मतलब अपने देश में जितना भी मंगाता है सामान, चाहे वो 10 रुपए का ही सामान है, ठीक है, और जितना वो एक्सपोर्ट करता है, मान लीजिए 12 की सामान जो है एक्सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेड डेफिसिट नहीं हुआ। डेफिसिट तब होगा जब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करें और एक्सपोर्ट जो है कम करें। यानी कि इंपोर्ट अगर मैं 12 रुपए किया और एक्सपोर्ट में 10 रुपए का किया, तो इसका मतलब मैं ज्यादा मंगा रहा हूँ बाहर के मुकाबले से, तो मुझे डेफिसिट कितना मिला, 2 रुपीज का डेफिसिट। तो यानी कि अगर इंपोर्ट अगर ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से तो वो हम लोग कहेंगे ट्रेड डेफिसिट। यानी ट्रेड डेफिसिट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट माइनस आपका एक्सपोर्ट, जस्ट इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे कितना रहा है, 14.5 बिलियन जो है इंपोर्ट किया हमने गोल्ड, सिल्वर और क्रूड डिप्ड इन फेब। क्रूड का मतलब है यहाँ पे क्रूड ऑयल से रिलेटेड, ठीक है, क्रूड सामान से रिलेटेड, यानी कि जो कच्चे पदार्थ है उनसे रिलेटेड। ठीक है, ये डाटा कौन दिखा रहा है, मैं कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। एक्चुअली कौन दिखाता है, जो भी ट्रेड डेफिसिट वगैरह होती है उसकी डाटा को जो पब्लिश करते हैं ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ट्रेड डिफिसिट आई होप कि समझ में आया। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर आप किसी दूसरे देश से लेके आते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। और जब हम लोग किसी चीज को दूसरे देश में भेजते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इंडिया की अगर गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट की बात की जाए तो कितना है, $2.7 बिलियन की है। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात हो रही है, ये वर्ल्ड के हिसाब से, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलरली कंट्री के साथ हम लोग का ट्रेड डेफिसिट है या पर्टिकुलरली कंट्री के साथ जो है ट्रेड इंक्रीजमेंट है। ठीक है, तो जो कि लोएस्ट दिखा रहा है कब से, आपके जून 2024 से ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू कितनी थी, 2.5 बिलियन जो है देखने को। वहीं पे अगर क्रूड और पेट्रोलियम की बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो देखिए ये एक अच्छी चीज भी है। एक चीज की कहें तो भाई गोल्ड और सिल्वर अगर हम मंगा नहीं रहे तो इसका मतलब ट्रेड डिफिसिट कर रहे हैं, यानी कि कम करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। क्रूड और पेट्रोलियम की बात करें तो इंपोर्ट इसमें कितना है, 11.89 बिलियन था, विच इज लोस्ट, सबसे है लोएस्ट है जुलाई 2023 से, जो कि कितना था आपकी 11.81 बिलियन, यानी कि
तब से हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा हमने इंपोर्ट को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब 7 बिलियन 0.07 बिलियन जो है हमने क्या किया है यहाँ पे इंपोर्ट जो है ज्यादा किया है, ठीक है। इंडिया की एक्सपोर्ट गुड्स की बात की जाए तो ये 36.9 बिलियन है, कब, आपके फेब 2025 के दौरान, ठीक है। वहीं अगर मैं आगे बात करूं ट्रेड डेफिसिट की, जो एक सिग्निफिकेंट लोअर दिखा रहा है, आपकी एवरेज जो कि ओवर हो रही है कितनी, 23 बिलियन, जब आपकी फर्स्ट 10 मंथ, यानी कि ये एक ओवरऑल डाटा को रिप्रेजेंट करने की बात जो है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होता है ट्रेड डेफिसिट। देखिए, सबसे पहले अगर आप ट्रेड डेफिसिट करेंगे यानी कि इंपोर्ट यहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट यहाँ पे ज्यादा हो रही है और एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इंपोर्ट ज्यादा हो रही है तो इन द सेंस कि अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो मान लीजिए एक कंट्री ले तो ऑस्ट्रेलिया ही ले, ऑस्ट्रेलिया ही ले लेते हैं, और ये इंडिया है। इंडिया क्या कर रहा है, इससे सामान मंगा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या करेगा, पे करेगा, और पे किस में करेगा, डॉलर में करेगा। तो इसका मतलब क्या होगी, डॉलर हमारे देश से जब बाहर जाएगी तो करेंसी, हमारी जो करेंसी होगी इंडियन रुपी जो होगी, वो क्या होगी, उसकी वैल्यू घटेगी। यानी कि $1 के मुकाबले अगर मैं बात करूं कि भाई 80 रुपए है, तो अब जो होगी, अब अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगी और एक्सपोर्ट कम हो जाएगी तो $1 के मुकाबले ये 90 तक भी पहुंच, ठीक है, 90 रुपए जो है पहुंच सकता है। तो ये जो 90 रुपए पहुंचा, यही आपकी क्या कहती है, करेंसी डेप्रिसिएशन कहती है, ठीक है। करेंसी यहाँ पे क्या हो रही है, लो हो रही है, ठीक है। अगर परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट रहेगा, यानी कि लगातार अगर ट्रेड डेफिसिट रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं डिमांड करेगी और इंक्रीज करेगी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की डिमांड होगी, क्योंकि फॉरेन करेंसी क्या होगी, बाहर जाएगी, क्योंकि हमारी इंपोर्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब हम डॉलर को क्या करेंगे, भेजेंगे बाहर, और जिसके वजह से यहाँ पे हमें डोमेस्टिक करेंसी में, अपनी करेंसी में क्या देखने को मिलेगा, डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब भाई जब आप कोई चीज मंगा रहे हो और करेंसी यहाँ पे क्या हो रही है, डेप्रिशिएट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो रही है, महंगाई, इन्फ्लेशन जो हो रही है वो बढ़ रही है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, अब ज्यादा पैसे चुका रहे हैं, क्योंकि भाई 90 रुपए हो गए $1 के मुकाबले, तो भैया महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो लोगों की जेब से क्या होगी, ज्यादा पैसे जो है जाना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब वीकर करेंसी होगी। अब करेंसी अगर कमजोर होगी तो कहीं ना कहीं वो इंपोर्ट की जो कॉस्ट है, इंपोर्ट गुड्स की जो कॉस्ट होगी, यानी कि जो भी हम बाहर से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट होगी उसको क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। और जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोगों के पैसे, जेब से भी पैसा क्या होगा। अब भाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अब मान लीजिए रिक्वायरमेंट है, चीज जो है रिक्वायरमेंट है, अब उसको इंपोर्ट करना ही करना है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर को ज्यादा देना पड़ेगा। डॉलर देगा तो इंडियन रुपीस क्या होगी, घटेगी, इंडियन रुपीस घटेगी, लेकिन डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो लोग क्या करेंगे, इस चीज को, रेट को बढ़ाएंगे। सिंपल सी बात, जबकि डिमांड जो है, अगर डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई कम है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या आएगी, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है आएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे महंगाई जो है धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं और डिमांड, अगर डिमांड को मीट करना है तो कहीं ना कहीं सप्लाई ठीक रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद डिपेंडेंसी और फॉरेन करेंसी, जैसे कि मैंने बताया फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेबल रहना पड़ेगा। डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए, डेफिसिट को कम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाहर के देशों से, अब यहाँ पे हमारे पास डॉलर भाई $100 थे, ठीक है। अब मैंने सारा तो ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, मेरे पास तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे देश से परचेज करना स्टार्ट करूंगा, दूसरे देश में बोरोइंग करना स्टार्ट करूंगा, उधार करूंगा, और उधार करूंगा तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो होगी मेरे पास बढ़ेगी, यानी मैंने कर्जा लिया है तो कर्जा देना पड़ेगा। तो यानी कि फॉरेन कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंसी क्या होगी, मेरी इंक्रीज होगी। अब ये चीज हुआ तो इसके साथ साथ जॉब लॉसेज जो होंगे वो होंगे, क्यों, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। भाई अब सामान इतना आ नहीं पा रहा है, ठीक है, अब डॉलर है नहीं, तो डॉलर है नहीं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कंपनी क्या होगी, डॉलर है नहीं जब कंपनी के पास, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। जब इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी तो वो जो काम खोल रखी है उसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए सोना है, गोल्ड ही है, गोल्ड अगर इंपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो गोल्ड अगर इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो गोल्ड की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का क्या होगा, वो भी फैक्ट्री ऑटोमेटिकली बंद होगी, और फैक्ट्री अगर बंद होगी तो ऑब्वियसली बात है वहां पे जॉब लॉसेज
है वो बढ़ेगा। तो अगर हाई इंपोर्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं लोकल डिमांड डिमांड को क्या करेगा, हाई इंपोर्ट कैन रिड्यूस डिमांड फॉर लोकली प्रोड्यूस। अगर हाई डिमांड करेंगे तो वो लोकली प्रोड्यूस डिमांड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, जिसके कारण से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्या होगी, उनमें लॉस होना स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसे कि मैंने कहा कि डॉलर अगर हम लोग किसी दूसरे देश में भेजेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे देश में जो डॉलर की कमी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो एक सस्टेन होगी ट्रेड डेफिसिट जो कि डिप्लेट करेगी हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, और इसके अलावा लिमिटिंग करेंगी कंट्री की एबिलिटी को, जिससे कि वो इकोनॉमिक शॉक्स को मैनेज कर सके। ठीक है, इकोनॉमिक शॉक वगैरह आते हैं ना, तो इस तरह से मैनेज भी करना जरूरी पड़ता है। उसके बाद इकोनॉमिक इन्फ्लेशनरी रहेगा तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगी, लो रहेगी। ठीक है, कंटिन्यूसली आउटफ्लो होगा मनी का, क्योंकि हमारे यहाँ से डॉलर जाता रहेगा। और इसके साथ साथ रिड्यूस होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, इन्वेस्टमेंट का, ग्रोथ क्या होगी, स्लो होगी, जीडीपी ग्रोथ क्या होगी, स्लो होगी। इसके अलावा अगर बात करें एक्सटर्नल डेब्ट भी इंक्रीज होगा, यानी कि बाहर से भी हम कर्जा लेंगे, डेफिसिट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से कर्जा लेंगे, और बाहर से जब कर्जा लेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी किस चीज को दिखाएगी, इंटरनल डेब्ट को इंक्रीज करते हुए दिखाएगी, और उसको कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में रीपेमेंट भी यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मतलब अब किस पे चीज पर इम्पैक्ट पड़ेगी, जो इन्वेस्टर होंगी, लार्ज डेफिसिट होगी तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगी के कॉन्फिडेंस को, कि वो कैपिटल को इंडिया में लगाए या इंडिया के स्टॉक मार्केट में लगाए या ना लगाए। यहाँ तो ऐसी लॉस जा रही है, तो ये कंपनी अगर लॉस जा रही है तो उस पर लगाएंगे ही नहीं पैसे। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट का बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि डेफिसिट होगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी, ताकि जो इम्पैक्ट है बोरोइंग कॉस्ट को, जो बिजनेस के लिए बोरिंग कॉस्ट है या इंडिविजुअल के लिए, उनके लिए ज्यादा यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा कि वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चुकाएंगे, यानी कि पैसे कम मिलेगा और इंटरेस्ट रेट उनको ज्यादा चुकाना पड़ेगा। उसके बाद रिस्क ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, यानी कि डेफिसिट अगर काउंटर करना है तो गवर्नमेंट कुछ टैरिफ वगैरह लगाएगी कि ताकि इंपोर्ट जो है कम हो सके, क्योंकि भाई इकोनॉमिक तो बैलेंस रखना है, तो उसके वजह से फिर रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर देगी, जिसके कारण से यहाँ पे ट्रेड वॉर जो है वो बन जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन कहीं ना कहीं खराब होगी। तो हमें पता लग रहा है एक चीज से कहीं ना कहीं बाकी इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगला है हमारा रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। अगर ट्रेड डेफिसिट डेफिसिट को रिड्यूस करते हैं तो क्या क्या मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होगी इंपोर्ट से तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेड डेफिसिट जो होगी वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको यहाँ पे उनकी सब्सिडीज देनी पड़ेगी, उनको इंसेंटिव देनी पड़ेगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देना पड़ेगा, उनको लोन वगैरह की फैसिलिटीज वगैरह देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें अगर देंगे तो पे बेनिफिट होगा। इसके बाद इंपोर्ट करनी पड़ेगी सब्सिडी, इंकरेजिंग करनी पड़ेगी लोकल मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको लोकल मैन्युफैक्चरिंग, सपोज कीजिए नीडल बनाती है, ठीक है, नीडल के लिए आपको क्या चाहिए, ये आयरन चाहिए। तो आयरन अगर मान लीजिए आप दूसरे, अब वो नीड कंपनी तो नीडल बना रही है ना, आयरन थोड़ी ना बना रही है, तो आयरन को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस चीज को, यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए रिफाइनरी प्रोडक्ट है, ठीक है, पेट्रोल वगैरह बनानी है, तो पेट्रोल वगैरह बनाने के लिए आपको क्रूड ऑयल को क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर जब क्रूड ऑयल ही नहीं आएगा तो रिफाइनरी चलेगी कहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए आपको लोकल मैन्युफैक्चर को यहाँ सपोर्ट देना पड़ेगा, उनकी इंडस्ट्री, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके अल्टरनेटिव चीजें भी, और इसके साथ साथ इंपोर्ट को भी वो क्या कर सके, बढ़ा सके। उसके बाद यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है एक्सपोर्ट की। ये एक्सपोर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक ही चीज को आप एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट जो होती है गुड्स की, एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो अलग अलग चीजों को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में। यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है कुछ सेक्टर में, उस डिपेंडेंसी को खत्म करना पड़ेगा अलग अलग चीजों में आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इनकम है, आप कोई इनकम करते, ठीक है, अगर इनकम एक ही सोर्स से है तो ऑब्वियसली बात है आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपने मल्टीपल सोर्स बना रखे, भैया यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है, तो अलग अलग जगह से यहाँ से क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पे स्टेबल कर जाओ। ठीक है, वही चीज यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करने की बात की। इसके अलावा ट्रेड एग्रीमेंट को इंप्रूवमेंट करने की बात की जा रही है। ट्रेड एग्रीमेंट मतलब जैसे दूसरे कंट्रीज के साथ, दूसरे नेशंस के साथ हम उनकी मार्केट का एक्सेस कर सकते हैं, उनके डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे रिड्यूस होगी ट्रेड डेफिसिट। ठीक है,
इसके अलावा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को हम लोग एनहेंस कर सकते हैं, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम वगैरह हमारे में चलाए जाते हैं, या फिर मुद्रा लोन की फैसिलिटीज वगैरह चलाई जाती है, या फिर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जैसे कि हम ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट करें ताकि लोग यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को खरीद सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किसानों को क्रेडिट कार्ड वगैरह दी जा रही है, जो उसके बाद बैंकिंग अकाउंट वगैरह खोले जाते हैं। तो ये सब क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को बढ़ाने के लिए, लोकल प्रोडक्शन को यहाँ पे बूस्ट करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, ताकि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हो वो क्या हो सके, यहाँ पे रिड्यूस हो सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं करेंसी मैनेजमेंट की। करेंसी अगर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो करेंसी मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल डेप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी, यानी कि हमारी लोकल करेंसी डेप्रिशिएट ना हो, उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक्सपोर्ट क्या करना पड़ेगा, चीपर करना पड़ेगा और ज्यादा कॉम्पिटेटिव करना पड़ेगा आपको इंटरनेशनल मार्केट। वहीं अगर मैं बात करूं अब इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफडीआई को भी यहाँ पे स्ट्रेंथ करना पड़ेगा कि लोग क्या है यहाँ पे आके इंडिया में आके इंडिया की कंपनीज में क्या करें, आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, कि भाई नई इन्वेस्टमेंट करें या नई ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करें, हॉरिजेंटल इन्वेस्टमेंट करें। तो इससे क्या होगी, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी उसकी जो कैपेबिलिटीज होगी वो स्ट्रेंथ होगी, और इसके अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंट इंडस्ट्रीज जो है हमारी बनेगी, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट जो है कम करेंगे। इसके अलावा आप प्रमोटिंग कर सकते हैं वैल्यू एडिशन, फोकस कर सकते हैं एक्सपोर्टिंग, फिनिशिंग और हाई वैल्यूड गुड्स में, यानी कि गुड्स जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा एक्सपोर्ट उतनी जल्दी होगा। उसके लिए आपको रॉ मटेरियल को क्या करना पड़ेगा, अर्न मोर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपोर्ट से अर्न आपको रॉ मटेरियल से करना पड़ेगा। इसके बाद अगर देखा जाए टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटीज की, तो इम्पोजिंग की जाती है हाई इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन नॉन एसेंशियल गुड, जो कि डिस्करेज करता है आपके किसके, इंपोर्ट, और सपोर्ट करता है आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। यानी कि अगर आप हायर इंपोर्ट ड्यूटीज अगर यहाँ पे लगाते हो तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट को कम करने की यहाँ पे कोशिश करोगे, और इसके अलावा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, मतलब मेरे घर में जो प्रोड्यूस हो रहा है उन्हीं का मैं क्या करूंगा, अब इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि बाहर से जो चीजें आ रही है अगर मैं उसका इस्तेमाल ज्यादा करूंगा तो मैं अपने घर की चीजें क्या करूंगा, यूज नहीं कर पाऊंगा, मेरी घर की चीजें क्या हो जाएगी, खराब होना स्टार्ट होगी। तो इससे बेटर है कि जो बाहर की चीजें उसको मैं क्या कर दूं, महंगा कर दूं। महंगा कर दूंगा तो ऑब्वियसली बात है जो मुझे सस्ते में मिलेगा मैं वही चीज इस्तेमाल करूंगा, यानी घर की चीज यूज करूंगा। ठीक है ना। अब उसके बाद इंकरेजिंग यूज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज करने के लिए लोगों को अवेयर भी करना यहाँ पे जरूरी है। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज से डोमेस्टिक गुड्स को इंपोर्ट जो है वो हम लोग उनके फेवर के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी, रॉ मटेरियल सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूरी है, रिड्यूस करनी होगी। अगर हमें डिपेंडेंसी अगर फॉरेन एनर्जी की, तो यहाँ पे हमें डोमेस्टिक रिसोर्सेज को डेवलप करना यहाँ जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा इंप्रूव करनी होगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कि रेगुलेशन, रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिस, जो मतलब डिले वगैरह आते हैं, या फिर इन्वायरमेंटली चीजें जो प्रॉब्लम करती है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी भी एक इन्वेस्टर को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल की बात करते हैं, ट्रेड डिस्कशन विथ यूएस। इंडिया यहाँ पे प्रोएक्टिवली इंगेज हो रहा है किसके साथ, यूएस को, ताकि वो अपनी ट्रेड को क्या कर सके, बूस्ट कर सके। यानी ट्रेड को अगर बढ़ाना है तो ऑब्वियसली बात है हमें कंट्री के साथ इंक्लूड होकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टी सेक्टरल डील जो है यहाँ पे की जा रही है, ताकि यहाँ पे ट्रेड को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, किसके साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ। जैसे कि $500 बिलियन को क्या करना चाह रही है, यहाँ इंक्रीज करना चाह रही है। इसके लिए मिशन 500, जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ क्या है, ठीक है, जिसका एम क्या है कि यहाँ पे ट्रेड को इंक्रीज किया जाएगा दो कंट्रीज के बीच में, कितने से, आपके $200 बिलियन से लेके $500 बिलियन तक। और इसके लिए दोनों ही तरफ से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रही है। बायलैटरल मतलब दोनों ही पक्ष है, इंडिया से भी और यूएस से भी, दोनों ही तरफ से ट्रेड एग्रीमेंट हो रही है, और दोनों ही इस चीज पे बातचीत भी कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं। अगर बात करूं मिशन 500 की, तो एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया था दोनों ही कंट्री के द्वारा, इंडिया और यूएस के द्वारा। ठीक है, जिसका एम क्या है कि हमें यहाँ पे मोर देन डबल करना है, यानी कि $200 से हमें $500 बिलियन तक जो है बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना है। कब तक, आपके 2030 तक। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए दोनों ही कंट्री को यहाँ पे
कॉम्प्रिहेंसिव नेगोशिएट करना पड़ रहा है अलग अलग सेक्टरल के साथ। मैंने कहा था जब आप डाइवर्स करोगे, अपने पैसे को अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करोगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से और यहाँ से। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टी सेक्टरल क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं। और फर्स्ट जो आपका फेज था वो कंक्लूड किया गया, बताया गया है कि भाई 2025 तक इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब इस एग्रीमेंट का एम क्या है, जरा इसको जानने की थोड़ा कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एग्रीमेंट का एम क्या होगा, मार्केट एक्सेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके अलावा टैरिफ वगैरह और नॉन टैरिफ बैरियर जो होगा वो कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा सप्लाई चेन को इंटीग्रेशन किया जाएगा, ताकि सप्लाई चेन का मतलब क्या है कि भाई दोनों कंट्री के बीच में सप्लाई चेन जो है कैसे इंक्रीज की जाए। अब देखिए, सप्लाई चेन अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। जैसे रोड हो गया, आपके ओशियन लेवल पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद सप्लाई चेन पे फैक्ट्री लेवल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल पे जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो सप्लाई चेन के लिए हमें अलग अलग लेवल पे, मल्टी लेवल पे काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे, और इसके बाद अगर मार्केट एक्सेस की बात करूं तो इंडिया अगर यूएस का मार्केट यूज कर रहा है तो यूएस इंडिया का मार्केट यूज कर सके, ठीक है। अपनी टैरिफ को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। टैरिफ का मतलब इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाते हैं उस चीज को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कम ज्यादा जो है करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगला आर्टिकल है वैक्सीनेशन अगेंस्ट फ्लू। क्या बताया जा रहा है, एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें ये देखा गया जो सीजनल इन्फ्लुएंजा केसेस है, मतलब जो सर्दी जुकाम हो जाती है दिल्ली एनसीआर एरिया में, वो एक बार कॉशनरी नोट के रूप में सामने आई है। यहाँ पे वैक्सीनेशन को कंट्री क्या कर रहा है, पुश करने की बात कर रहा है कि अडल्ट में भी वैक्सीनेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर इनके स्ट्रेन की बात करें, जो प्रीडोमिनेंटली स्ट्रेन इन्वॉल्व है इस सीजन में, तो वो इन्फ्लुएंजा ए है और इन्फ्लुएंजा बी। इन्फ्लुएंजा की बात करें, जैसे कि हम मोनिकर फ्लू की बात करें, तो एक कंटिन्यूसली रिस्पायरेटरी इलनेस है, यानी कि रिस्पायरेटरी का मतलब है कि हमारे लंग्स से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ये वायरस के कारण से जो है हमारे शरीर में फैलता है। आप देखते हो सीजनल फ्लू वगैरह जो है आते हैं, यानी कि वायरल फीवर जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वो सारी चीजें, इस सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो सडनली हमें ठंड लगती है, शोर गला सूखने लगता है, हाई फीवर होने लगता है, मसल्स पेन्स वगैरह, बॉडी शरीर दर्द होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, फटीग वगैरह होने लगता है, नाक बहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें सिम्टम देखते हैं। इस फ्लू के कारण से हमें माइल्ड सीरियस इलनेस वगैरह होने लगती है, हमें हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। कभी कभी केसेस में कभी इतना ज्यादा डिले हो जाता है कि हम हॉस्पिटलाइज को अगर इग्नोर कर देते हैं तो वहां पे हमारी डेथ भी कहीं ना कहीं होने स्टार्ट। अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे दो पिक सीजन है सीजनल इन्फ्लुएंजा की। सबसे पहले तो जनवरी टू मार्च है, और दूसरा है उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून किसे कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। देखिए, अगर मैं बात करूं ये इंडिया का मैप की, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन। यहाँ पे मैं बना देता हूँ जरा, तो ये इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन का एरिया है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी इक्वेटर लाइन जो है पास कर, यहीं कहीं इक्वेटर लाइन पास करी। तो यहाँ से क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो कहीं ना कहीं बरसात जो है वो यहाँ से विंड चलती है, तो इसको ट्रेड विंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स। अब ये ट्रेड विंड्स क्या करेगी, अपने साथ मॉइस्चर उठा के लेके आएगी। मॉइस्चर कहाँ से लेके आएगी, मॉइस्चर लेके आएगी आपके ओशियन से, इंडियन ओशियन से मॉइस्चर लेके आएगी, ठीक है। और ये मॉइस्चर जब लेके आएगी तो मॉइस्चर लेने के बाद जब ये इक्वेटर को टकराएगी तो इक्वेटर से यहाँ पे क्या लगेगी, आपकी कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस फोर्स जो है लगेगी, ठीक है। अब ये कोरियालिस फोर्स क्या करेगा, इसको ये डायरेक्शन में जा रही है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और जिसके कारण से ये जो मॉइस्चर वाली एयर थी वो क्या होगी, इंडिया की तरफ जो है आना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून होता है इसके कारण से इसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट, यानी कि ये देखिए साउथ जा रही थी, ठीक है, साउथ से वेस्ट की तरफ मुड़ गई। तो जब साउथ वेस्ट मानसून आता है अगस्त से अक्टूबर के बीच में, तो वहां पे ये क्या होता है, बरसात लेके आती है, और इस टाइम पे जो है काफी ज्यादा रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून हल्का फुल्का आपको समझ में आया होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में बताया, ठीक है। अब ये कोरियल स्पोर्ट्स क्या है, मॉइस्चर क्या है, कैसे उठाता है, ये सारी चीजें हमारी ज्योग्राफी के पार्ट है, उसको हम लोग उसमें। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया हैज डेवलप्ड नियर रियल टाइम सर्विलांस। इंडिया जो है रियल टाइम सर्विलांस करने का काम करता है चीजों पे, इन्फ्लुएंजा पे, जैसे कि इलनेस हो गया, सर्विस
रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हो गया, जो कि एक हेल्थ फैसिलिटीज जो है उनको प्रेजेंट करता है। इसके बाद रियल टाइम सर्विलांस में कंट्री के वाइड नेटवर्क का यूज किया जाता है और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का इस टाइम पे यूज भी किया जाता है। इन्फ्लुएंजा सर्विलांस की बात करें तो एक की टूल है जो कि हमें एक सर्कुलर, जो भी सर्कुलेटिंग हो रही है स्ट्रेन, उसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी देता है, उसकी सीजनलिटी के बारे में डिफाइन करता है और उसका क्या रोल है, वैक्सीनेशन को किस तरह से हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी बता सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट का क्या काम होगा, सबसे पहली बात तो इनको हैंडल करना पड़ेगा, जो आउटब्रेक हो रही है इसको हैंडल करना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा ज्यादातर चिल्ड्रंस पे, सीनियर सिटीजन्स पे, लोगों पे जिन पे ज्यादातर क्रोनिक डिजीज का खतरा है, उन लोगों पे ज्यादा ध्यान देना। इसके बाद अवेयरनेस, जो कि वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है, लोगों जो ऑल सभी एज को बेनिफिट हो सके इस तरीके के फ्लू वैक्सीन वगैरह जो है अपडेट करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे अफोर्ड करना पड़ेगा अडल्ट वैक्सीनेशन को, और टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन भी यहाँ पे चलाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर बैरियर। देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उनको बैरियर का सामना, देखिए कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है हमारे, जिसमें कंट्रीब्यूट होती है 9% ऑफ नेशनल जीडीपी, यानी कि नेशनल जीडीपी यानी कि पूरे देश का जीडीपी में 9% का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनकी जो प्रोजेक्टेड रिच जो है वो 1.4 ट्रिलियन है 2025 के हिसाब से। अगर तो 3 करोड़ वर्कर जो है वो एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इस सेक्टर में है आपके 2030 तक तो ये और ज्यादा बढ़ने वाला, लगभग तो 3 करोड़ पहुंचने। तो प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, सबसे पहले तो रीलोकेट ऑफ वर्क, रीलोकेट ऑफ वर्क। देखिए सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं इनको रीलोकेट किया जाता है अपने कामों से, ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई आज यहाँ इस जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती है, अलग अलग स्टेट्स में प्रोजेक्ट लेती है, तो वो प्रोजेक्ट के वजह से क्या करती है, इन कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करती है, यहाँ पे रीलोकेट करने का काम करती है। ठीक है, अब रीलोकेट करेंगे और कभी कभी फ्रिक्वेंटली रीलोकेशन भी करते हैं। ठीक है, अब ये रीलोकेट करने से क्या होगा, इनके पास भैया एक प्रॉपर एड्रेस जो है वो तो होता नहीं है। ठीक है, और एक प्रॉपर जो एड्रेस नहीं होता है, प्रॉपर एड्रेस के साथ साथ इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होता है और प्लस इनका कोई ठिकाना भी नहीं होता, तो ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह जो है काम करता है। ठीक है, इसके बाद इनको हाई जॉब इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि भाई आज जॉब है कल नहीं होगी, ये चीज़ रहती है। उसके बाद इनको वेलफेयर बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि अब मान लीजिए एक स्टेट में यहाँ रह रहे हैं, अब दूसरे स्टेट में जाए तो उसकी वेलफेयर स्कीम कहीं ना कहीं इसको मिलेगी थोड़ी ना, अब वो तो उस जगह पे है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट जो है, वेलफेयर बेनिफिट जो है नहीं मिलेंगे। इसके बाद वर्किंग कंडीशन कैसी है वो भी डिपेंड करती है, क्योंकि कभी कभी ये पर्सन यहाँ से वहां तक जाता है तो यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज है, भले ही वहां पे ना मिले, तो इस तरीके के जो है प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क बात की जाए तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सर्विस BOCW एक्ट 1996 बनाई गई है, जिसमें इनको वेलफेयर देने की जो है बात की, जिसमें लगभग 5.65 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है रजिस्टर्ड है स्टेट कंस्ट्रक्शन बोर्ड के साथ। ठीक है, इनकी अगर बात की जाए लगभग 70,000 करोड़ की सेस जो है कलेक्ट होते हैं और जो यूज किए जाते हैं किसके लिए, वेलफेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर। अगर प्राइमरी वेरियर की अगर हम बात करें शुरुआती वेरियर में, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर को ऑब्टेनिंग और मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रिक्वायर पड़ती है आपकी रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहली चीज तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत के लिए इनको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से करें, कौन से एरिया से करें, ठीक है, तो ये भी जरूरी बन जाती है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंसी जो है इनके लिए एसेंशियल हो जाती है, कोई भी बेनिफिट। लेकिन बहुत सारे वर्कर कहीं न कहीं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, जैसे कि मैंने बताया, लैक होने की वजह से उनको कहीं न कहीं डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ, रेंटल एग्रीमेंट, इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं यहाँ पे डिफिकल्टी बनानी पड़ती है, डिफिकल्टी हो जाती है इनको बनाने में। वहीं अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वगैरह जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वैलिड होती है कि आप एक ईयर में किसी जगह पे 90 दिन तक जो है काम किए हो, तब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। कॉन्ट्रैक्टर जो है कभी कभी अनविलिंग होता है, अनेबल होता है, इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाता है, जिससे कि इनको इन्फॉर्मेशन जो है इनको पता नहीं होता है। लेबर्स को तो लेबर वगैरह है, लोग ही है, तो उनको तो पता ही नहीं होता क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड भी नहीं कराता है, जिसके वजह से आगे उनको प्रॉब्लम करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कलेक्ट करता है 1 से 2% का कंस्ट्रक्शन सेस, जो कि किससे, आपकी BOCW एक्ट जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है, और यहाँ से वेलफेयर फंड के लिए लगाती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 75 रिमेन अनयूटिलाइज, यानी कि इतना तो 100% अगर आ भी रहा है तो उसका सिर्फ 25% यूज होता है, 75 यूज ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है 2023 के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में।
और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है अफेक्टेड होते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रप्शन, यानी कभी भाई हीट वेव्स आ गई या फिर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई जैसे पॉल्यूशन वगैरह हो गया, तो उनको काम जो है कहीं न कहीं डिसरप्शन होते हैं। तो इन सब चीज़ों को उनको डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर जो है, वो कहीं न कहीं एक्सेस भी लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? इसके बाद कंस्ट्रक्शन कभी-कभी बैन हो जाता है एयर पॉल्यूशन की वजह से, तो या फिर आपको डिले के वजह से कभी-कभी कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो प्रोजेक्ट बनना होता है, वो डिले हो जाता है। डिले की वजह से उनका क्या होगा? कंस्ट्रक्शन वर्कर बंद हो जाएगा, ठीक है? तो फाइनेंशियली कहीं न कहीं वहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फैसिलिटेट सही से नहीं हो रहा है, जिनको कारण से उनको वल्नरेबिलिटी फील हो रही है, ठीक है? इसके बाद माइग्रेंट वर्कर जो अक्सर मूव करते हैं अक्रॉस द मल्टीपल स्टेट्स में, ठीक है? अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन उनको कोई इंटरऑपरेबिलिटी सिस्टम ही नहीं मिलता है, या एब्सेंस होता है, या फिर उनको बेस्ड जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता, तो इसके वजह से कहीं न कहीं वो उनको फेस करते हैं। उसके बाद अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे यूनिफाइड नेशनल लेबर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होनी चाहिए, जो कि आपके वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम की तरह, ठीक है? इंटर स्टेट ऑपरेबिलिटी वेलफेयर बेनिफिट मिलना चाहिए इन लोग को। जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी यूएएन से जुड़ा होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन यूनिफाइड जो आपके वेलफेयर स्कीम वगैरह है, जैसे कि आपके यूएनएमएम एक नंबर वगैरह मिलता है, ठीक है? तो ई श्रम कार्ड हो गया, वर्क डाटा जो भी स्टेट में उनके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन लेबर क्या काम करते हैं, किस लोकेशन में रहते हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन। स्टेट गवर्नमेंट को ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे चीजों को एक्सेसिबिलिटी करना चाहिए, और इनकी वेलफेयर स्कीम को एफिशिएंसी तरीके से काम करवाना चाहिए। इसके अलावा इम्प्लीमेंट करना चाहिए सेंट्रलाइज पोर्टल को, जिससे कि इनको स्टैंडर्डाइज वर्क फ्लो मिल सके, रिड्यूस हो सके एडमिनिस्ट्रेटिव डिले जो भी, और इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी है इनके सामने आ सके। प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो सपोर्ट करती है ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन, जैसे कि आधार सीडिंग से, या रियल टाइम टैगिंग, जो कि वेलफेयर इनको मिल सके, इनको डिस्पर्स हो सके, ठीक है? इसके बाद सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट, इनकी डॉक्यूमेंटेशन जो होनी चाहिए वो सिंप्लीफाई होनी चाहिए, अल्टरनेट प्रूफ को एक्सेप्ट भी होना चाहिए। इसके अलावा जो वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स है उनमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करनी चाहिए जो ये बल्क रजिस्ट्रेशन है अपने साइट पे टाइमली कंप्लीट हो सके, ठीक है? जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसको एक्यूरेट वहाँ पे वर्कर रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है? स्किल डेवलपमेंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रोग्राम में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, जो उनके इक्विपमेंट चाहिए, जो भी स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, या फिर सेफ्टी से रिलेटेड चाहिए, तो उन चीजों को भी यहाँ पे देखना होगा। उसके अलावा लॉन्ग टर्म लेबर शॉर्टेज को भी पढ़ना होगा। एक रोबस्ट स्किलिंग इकोसिस्टम बनानी होगी, जिससे कि डिमांड, इंडस्ट्री की डिमांड और वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है, रिटेंशन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे बढ़ा सके। इसके बाद सेफ और डिग्निटी, यानी कि एनवायरनमेंट होनी चाहिए, वर्कर की एनवायरनमेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई कोई खतरा हो रहा है, सेफ ही नहीं है, ठीक है? तो उनकी वर्कर की हेल्थी और इफिशियंसी की भी बात होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन फर्म जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, ताकि दोनों ही मीडियम, चाहे स्किलिंग इनिशिएटिव हो या वर्क प्लेस स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना हो, स्टेबल स्किल्ड रेजिलेंट वर्कफोर्स हो, ठीक है? जो ये पीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 में जो फंड यूज नहीं हो रहे हैं उनको सही तरीके से यूज किया, ठीक है? लगभग 5.6 करोड़ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए आपके सेंटर स्टेट कंस्ट्रक्शन बोर्ड में। इसके अलावा जो कलेक्शन है 70,000 करोड़ सेस का, उसको सही तरीके से यूज होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, अगला है H1B वीजा। क्या है? अप्रूवल किया गया ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि लगभग 2 डिकेड के लिए, मतलब 2 डिकेड से चल के आ रहा है, ठीक है? और ये ऐसा बताया जा रहा है न्यू रिसर्च सर्वे के द्वारा, ठीक है? तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है होता जा रहा है। ये जो स्टार्ट है, जिसमें स्टार्ट ऑफ मिलेनियम, जिसमें 57% जो है अप्रूवल किया गया था H1 वीजा वर्कर के लिए, बैचलर डिग्री, यानी जो बैचलर डिग्री वगैरह ले रहे हैं उनकी, 31% मास्टर डिग्री। 2000 के टाइम में आते आते 10% जो है अप्रूव किया गया H1 वीजा, रिन्यूअल किया गया, जहाँ पे कुछ चीजें तो नई ही थी। 2020 तक आते रिन्यूअल जो है वो 1/3 हो गई ऑल अप्रूवल, यानी कि रिन्यूअल जो है वो 1/3 को अप्रूवल करना चाहिए, तो और ज्यादा कम कर जो डिनाइल रेट था H1 वीजा की, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड देखा कि 2% जो है वो पहले जो बाइडेन की सरकार थी और फिर ये पीक हुआ 15% आपके डोनाल्ड ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में, ठीक है? तो इसके बाद 2000 में देखा जाए तो इंडिया की अगर बात की जाए तो 40 से 50% जो है वीजा अप्रूवल किया, लेकिन वहीं पे 2023 तक आते आते 65% जो है अप्रूवल वर्कर हायर किया गया कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स। यहाँ पे हाई मीडियन एनुअल सैलरी या दूसरे जॉब टाइप्स या हो गए मैनेजर सिग्निफिकेंट हो गए, तो एवरेज सैलरी की वजह से इनको जो है मिलता था।
इसके बाद 2023 की बात करें तो अमेज़न जो है वो स्पॉन्सर करी थी हाई नंबर ऑफ H1 वीज़ा को, ठीक है? अमेज़न जो कंपनी है, ठीक है? इसके बाद आपकी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, इन्फोसिस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, गूगल हो गया, ये कहीं न कहीं ज़्यादा H1 वीज़ा को प्रेफ़र कर रहे हैं। तो H1B वीज़ा क्या है? ये एक नॉन माइ इमिग्रेटेड वर्क वीज़ा है जो अलाउ करती है यूएस एम्प्लॉयर को कि वो फॉरेन वर्कर को क्या कर सके, हायर कर सकते हैं स्पेशलिस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशंस के लिए, ठीक है? उनके पास अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तो उनको हायर किया जाता है। आईटी सेक्टर का इंजीनियर, इन सेक्टर के लिए वो हायर करती है। H1 वीज़ा की फीचर्स क्या है? एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप जो है, एक यूएस एम्प्लॉयर जो है वो पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन के डालना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट होनी चाहिए, ठीक है? जॉब्स मस्ट रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ड्यूरेशन जो होती है इनिशियली इसको 3 साल के लिए, लेकिन उसको बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है 6 साल के लिए। एनुअल कैप लिमिट जो है 85,000 वीजा पर ईयर जो है आप कर सकते हैं, जिसमें 65,000 जो है जनरल कोटा के लिए और 20,000 जो है यूएस मास्टर डिग्री होल्डर अगर जो है उनके लिए किया। लॉटरी सिस्टम की अगर बात की जाए, हाई डिमांड की वजह से यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो रैंडमली लॉटरी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यहाँ पे जो ये कैप वगैरह है उसको एक्सीड कर सके, ठीक है? इसके अलावा पाथवे ऑफ ग्रीन कार्ड, H1B वीजा होल्डर जो है वो ग्रीन कार्ड यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। चलिए अगला है आर्टिकल हमारा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एग्री टू डीपेन कॉर्पोरेशन अक्रॉस मैरीटाइम हो गया, लैंड और एयर डोमेन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने कॉर्पोरेशन को और ज्यादा डीप, और यहाँ पे मैरीटाइम, लैंड, एयर डोमेन और वर्क और अलग अलग मल्टी पार्टनर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। दोनों ही कंट्री ने यहाँ पे फोकस किया है कि हम कॉर्पोरेशन करेंगे मैरीटाइम डोमेन्स में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, इंडस्ट्रीज में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कोलैबोरेशन करेंगे, जिससे कि एक्सचेंज जो है, डिप्लॉयमेंट जो है, एक दूसरे का एक्सचेंज जो है वो काफी एक दूसरे की टेरिटरी में इंक्रीज हो सके। दोनों ने यहाँ पे वेलकम किया है कि हम बायलैटरली डिफेंस कॉर्पोरेशन को प्रोग्रेस करेंगे। इसके अलावा जो ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी आती है डिफेंस एक्सरसाइज में, एक्सचेंज में, उसको भी हम लोग यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की रिलेशन की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग और इवॉल्व बायलैटरल रिलेशन को इंक्रीज करने की बात करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, कल्चर हो, पीपल टू पीपल टाइज हो या पार्टनरशिप ग्रोथ हो, ठीक है? रिसेंटली में आप देखोगे ज्यादा म्यूचुअली इंटरेस्ट जो है सिक्योरिटी में, ट्रेड में, इंटरनेशनल। अगर बात करें इकोनॉमिक और ट्रेड की, तो यहाँ पे ईसीटीए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था 2022 में, जो दोनों की बायलैटरली ट्रेड को इंक्रीज करने का काम करेगा। बायलैटरल ट्रेड अभी तक अगर देखा जाए तो 2023 तक आते आते $25 बिलियन से भी आगे बढ़ चुका है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा इंक्रीज करेगा। जैसे कि एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट क्या किया जाता है? पेट्रोलियम, फार्मा, टेक्सटाइल, सॉफ्टवेयर। वहीं इंपोर्ट किया जाता है, इंडिया क्या इंपोर्ट करती है? कोल, मिनरल्स, एजुकेशनल सर्विसेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये सारी चीजें इंपोर्ट करती है। डिफेंस की अगर बात की जाए तो क्वाड बना हुआ है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान की, जो कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के बारे में सोचती है। मालावर एक्सरसाइज वगैरह करती है, जो कि उनके मेरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को इंक्रीज करती है। +2+2 मिनिस्टर डायलॉग, यानी कि इधर से भी 2 पर्सन और उधर से भी 2 पर्सन जो है इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपके हाई लेवल डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, दोनों करते हैं। म्यूचुअली लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए या इंटरऑपरेबिलिटी के लिए भी काम आ सकते हैं, और ये 2020 में साइन किया गया था, ठीक है। एजुकेशनल कल्चर की टाइज की बात करें तो 1,20,000 इंडियन स्टूडेंट जो है ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी जो है वो कहीं की प्रेजेंस इंडिया में आपके एक्सपेंड कर रही है, जैसे कि यूनिवर्सिटी डेकिन यूनिवर्सिटी इन गुजरात, वेलोंग एंड डेकन डाइकिन यूनिवर्सिटी इन गुजरात कैंपस जो है लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 7 लाख लोग जो है इंडियन ओरिजिन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो इस तरह से डायस्पोरा भी बढ़ रहा है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की अगर हम बात करें तो क्लोजर ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं जो आपके इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट में जो साइन किया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बढ़ रहा है। उसके बाद स्ट्रॉन्गर डिफेंस टाइम्स हो रहा है, कहाँ पे? इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी जो चैलेंज बनी हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप, ग्रोइंग इंटरेस्ट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन में ये लोग और आगे बढ़े, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल, जिसमें हमने यहाँ सारे आर्टिकल को आज कंप्लीट किया है, और आई होप कि आपको आज की जो लेक्चर है, जो करंट अफेयर है, वो अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी तरीके की डाउट है तो आप हमारे सकते हैं, वहां पे मैं इसका
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर कोई इस सीवी स्कोप को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।